गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे पहले ग्रेविटेशन टॉपिक, आज उस ग्रेविटेशन टॉपिक का एक रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है ग्रेविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण तो हिंदी में हम उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या है? Everybody in the universe attracts every other body with a force is called gravitation. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है? दो वस्तु के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो कहलाता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इसमें दो चीजें देखिएगा कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और एक आता है आपका फोर्स ऑफ Gravity. ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए, अक्सर ये दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाता है। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, आखिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को भी हम लोग वही कर सकते हैं, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वही कर सकते हैं। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब हो जाएगा किसी दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक हम मास m1 का ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक मास यहाँ पे m2 रखते हैं। ठीक है, और ये दोनों को कुछ दूरी में हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में एक आपका रहेगा कौन, और एक अदर ऑब्जेक्ट रहेगा। वो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसे कहेंगे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन एक आम भाषा में हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा, क्योंकि एवरी टू बॉडीज attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses And inversely proportional to the square of distance between them. तो लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे? एक था आपका, सबसे पहला आया था Universal law of gravitation. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिनका क्लास छूट गया था वो भी ध्यान से देख लीजिए, समझ जाइएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, देखिए कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो क्या आ जाती है? देखिए नीचे। बार बार निरंतर प्रयास कर रहे हैं फिर भी नीचे आ जा रही है, फिर और ऊपर फेंक रहे हैं तो भी देख रहे हैं क्या है, नीचे आ जा रही है, बार बार नीचे आ जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो बल है, और उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसी विषय में एक लॉ दिया गया था न्यूटन साहब के द्वारा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब कि everybody in the universe attracts every other body with a force directly proportional which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And inversely proportional to the square of their distance between them. Very good, of their distance between them. आप लोग को याद है? हाँ सर, अच्छा सा आप लोग याद करेंगे इसको। अच्छा ये तो है कि एग्जाम में लिखने भी दे देता है। ठीक है, कि स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने बहुत बार रिसर्च किया ग्रेविटेशन में, न्यूटन साहब ने बहुत बार रिसर्च किया।
ठीक है, तब जाके ये लॉ लिखा गया। ऐसा नहीं कि वो सुबह उठे और बोल दिए कि यही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। उन्होंने बार बार देखा कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं वो नीचे गिर जा रहा है, भाई ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने बार बार जब ऑब्जर्वेशन किया, 3 ऑब्जर्वेशंस किया, तो उन्होंने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, सभी अलग अलग बॉडी, जैसे ये बॉडी और ये बॉडी, ये दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है, एक फोर्स के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या सवाल है कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि लॉ दे दिए तो बस इतना ही तक सीमित हो गया, ठीक है। ये लॉ एक जानकारी आपको दे दी कि ये हो सकता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन इसका रियल हम लोग को इस्तेमाल भी और यूज भी कर रहे हैं, लेकिन वो बात है कि कितना फोर्स हम लोग को लगा रहे हैं। मान लीजिए कि एक चौक है हमारे पास, एक चौक को हम ऊपर से किसी हाइट से गिरा दे रहे हैं, गिरने के बाद ये क्या कर रहा है, अर्थ पृथ्वी क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो कितना फोर्स ये दोनों के बीच में लग रहा है, तो ये हम लोग को देखना है। तो ये एक लॉ है, आप लोग सबको लिख लिए हैं इसको, ठीक से लिख लीजिएगा। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब देखिए ये बात क्या कहती है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जा रहा है, ये जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि दो बॉडी, कोई बॉडी दो है, एक ए और दूसरा बी, ये आपके पास दो बॉडी है, ठीक है। तो दोनों बॉडी का मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसका मास क्या है m1 और इसका मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं m2, क्लियर। अब ये दोनों के बीच डिस्टेंस हम लोग रखे हैं, उस डिस्टेंस को मेंशन कर देते हैं r। कहीं कहीं बुक में r देता है, कहीं कहीं बुक में d भी दे सकता है डिस्टेंस, ठीक है, r या d, लेकिन अधिकतर हम लोग r से ही इसको मेंशन करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस है। तो ये दोनों बॉडी अलग अलग है, अलग अलग मास है, दोनों को आमने सामने रख दिया गया कुछ दूरी पे लॉ के अनुसार। तो कहते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या है, फोर्स लग रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, एक म्यूचुअल फोर्स लग रहा है दोनों के आपस में, ठीक है। और वो जो फोर्स है वो क्या है कि दोनों के मास का क्या है, प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे फोर्स भी बढ़ेगा, मास को घटाएंगे तो फोर्स भी घट जाएगा, क्लियर नंदनी, समझ में आ रहा है। अब क्या है दूसरा कंसेप्ट, क्या कहा गया लॉ के अनुसार कि ये दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब f is inversely proportional to 1 by r square। f is inversely proportional to r square, मतलब कि अगर r हम बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा, इस तरह से घटेगा, स्क्वायर के लेवल से घटेगा। मतलब ये कि जैसे कि सपोज दैट कि ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारा r है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम ये दोनों के बीच का जो दूरी है उसको बढ़ाकर कर दिए कितना, 2r, तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बदलाव हो जाएगा, जब मास चेंज नहीं कर रहे, मास एक जैसा है, ठीक है। लेकिन हम क्या किए, ये दोनों के बीच का दूरी कितना था, r, पहले r था, अब ये दोनों के बीच का दूरी हम कर दिए 2r। तो अब ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, क्या फोर्स घटेगा कि फोर्स बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर दिए, डिस्टेंस को बढ़ा दिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 into we get, तो हम लोग को क्या मिलता है, क्या मिला, f is directly m1 by r square, समझ में आ गया। yes sir। अब ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इस साइन को अगर हम हटाते हैं, इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो आ जाता है f is equal to g m1 m2 by r square, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को निकालने का क्या हो गया, हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्मूला, किसी भी दो वस्तु में कितना फोर्स लग रहा है हम इस इक्वेशन से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बताए समझ में, yes sir। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, yes sir। इसमें आप देख सकते हैं कि F है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन,
उसके बाद जी क्या हुआ इसमें? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वाह, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसका वैल्यू 6. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.7 पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विद SI यूनिट? ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके स्टैंडर्ड तक लेवल नहीं है, ये 11th में 9th में ये लेवल तक नहीं है, ये आपका कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। जेपीएससी कंपटीशन हो गया, एसएससी कंपटीशन हो गया, किसी प्रकार का भी जो कंपटीशन हो गया तो उस कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एंड m1 को मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड Mass m2 of द the मास ऑफ द सेकंड बॉडी 2/r²। ठीक है, तो g इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। किस तरह से क्वेश्चन आता है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये देख लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाले, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r²। क्लियर है? तो इसमें रिलेशन ये पूछता है कि अगर मान लीजिए कि दो बॉडीज है आपके पास, ठीक है, दोनों का मास बिना चेंज किए हुए, ठीक है, दोनों का मास बिना चेंज किए हुए क्या किए कि दोनों के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग बढ़ा दिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपको फर्स्ट वाला समझाते हैं, दोनों के बीच की दूरी r, ठीक है, और अब जो दोनों के बीच की दूरी हो गई वो हो गई 2r। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम दोनों मास, ठीक है, दोनों मास के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस आएगी। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ठीक है, बाय 2 times, then what effects will produce on the force of gravitation। तो देखिए फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कि वी नो दैट क्या है, विदाउट चेंजिंग द मास, मास को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वी नो दैट, हमको मालूम है, वी नो दैट F is inversely proportional to distance स्क्वायर। ठीक है, इन फर्स्ट केस में हम लोग को क्या देखते हैं, फर्स्ट केस F is inversely proportional to r²। क्लियर? Now next in second case F is inversely proportional to 2r का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। ठीक है, 2r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बोलो, 4r² 4r² हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 1/r²। तो ये वाला न्यू फोर्स लिख देते हैं कि न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर क्या आंसर पड़ेगा, तो F' लिख देते हैं, इसमें भी F', इसमें भी F'। तो आप देख सकते हैं कि 1/r² किसका है, फोर्स का, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों चीज मास को चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा जी का वैल्यू भी इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर सीधा रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/r² क्या है आपका पुराना वाला फोर्स। ठीक है, तो न्यू जो फोर्स आया वो कितना आया, 1/4F 1/4F, मतलब कि जो न्यू फोर्स होगा वो 1/4 पुराने वाले फोर्स से क्या होगा, कम की ज्यादा, ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ। ये क्या हो जाएगा, बोलो, डिक्रीज। देखिए क्वेश्चन में इसी तरह से आपका ऑप्शन आएगा कि इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस ऑफ द बॉडी देन द फोर्स बिकम्स डिक्रीज, 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स डिक्रीजेस, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सेम केस होना चाहिए, अगर हम इसको और घटा दें डिस्टेंस को तब तो अभी फोर्स बढ़ना चाहिए। तो वो अभी केस हम लोग देख लेते हैं। एक फोर्स क्या देखे हम लोग कि इस पर फोर्स जब हम लोग दोनों का डिस्टेंस को क्या किए, बढ़ाएं, तो हमारा फोर्स क्या हो गया, घट गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 2 times बढ़ा देगा, कभी 3 times, कभी 4 times। तो ये याद रखिएगा। तो शॉर्टकट एक तो याद करके रखिए कि अगर 2 times बढ़ाया तो 1/ उसका स्क्वायर कर दो, अगर 3 times बढ़ाया तो स्क्वायर कर दो 1/9, और अगर
4 टाइम्स आया तो कितना हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे सिंपल सा थ्योरी याद रखिएगा, बिना मास चेंज किए हुए, ठीक है, इसको अगर हम 2 बार कर दिए, पुराने वाले से क्या कर दिए, पुराने वाले से क्या कर दिए, 2 बार कर दिए, ठीक है, तो फोर्स कितना कितना घट गया 4 times 1/4 टाइम। अगर यही हम कर देंगे कितना टाइम बोलो, 3 गुना, 9 times तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेना, कितना हो जाएगा बोलो 9 times 1/9 टाइम्स। अगर हम 4 गुना ले लिए तब 1/15 times तो एक डिक्रीज होगा कि इंक्रीज, decrease यस, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज। क्लियर हुआ, ये वाला आपका हो जाएगा Decrease। क्या बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट, no sir वंदना कोई डाउट? अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फोर्स घटेगा, ये ध्यान रखना है बात को, ठीक है। उल्टा हुआ है, इसमें आए बढ़ाएंगे समझ तो में? बढ़ेगा, घटाएंगे। अब दूसरा केस ये भी पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि अगर ये दोनों के बीच का जो दूरी है r है, अब ये दोनों के बीच का दूरी हम आधा करते हैं, ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर है, उसको हम कर देंगे 500 मीटर, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारा फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा ग्रेविटेशन फोर्स की घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। increase। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बढ़ेगा, चलो इसको देख लेते हैं। अब क्या है देखिए, यहाँ समझिए कि फोर्स ऑफ, अब ये दोनों का देखो A है और इधर क्या है आपका B, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया R। अब क्या किए कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कर दिए R/2 घटा दिए, मतलब आधा हो जाए, ठीक है, क्या बोले, बोले आधा हो जाए R/2। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको निकालते हैं उसी तरह से सेम केस। फर्स्ट केस बोलिए क्या होगा, फर्स्ट केस बोलिए F इक्वल टू 1/r स्क्वायर, फर्स्ट केस हो गया। yes sir सेकंड केस बोलिए F डैश, क्योंकि न्यू फोर्स हम निकाल रहे हैं yes sir और इसमें क्या कर दिए कि डिस्टेंस को घटा दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलिए 1/r/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो r²/4 होगा 4। उसके बाद सेकंड केस बताइए, अब क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 अपॉन r। यहाँ तक क्लियर है? yes sir अब इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, F इज इक्वल टू 4 गुना 1/r²। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1/r² किसके बराबर है, फोर्स, ठीक है, तो F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू F, मतलब इसमें क्या हो गया, increase हाँ 4 times increase। इंक्रीज, ओरिजिनल फोर्स से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही मतलब था कि अगर फोर्स की दोनों के बीच की दूरी को अगर बढ़ा देंगे तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स घट जाएगा, और अगर दोनों के बीच का दूरी को कम कर दिए तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि नजदीक रहने वाले से झगड़ा ज्यादा होता है हाँ और दूर रहने वाले से झगड़ा कम होता है कि नहीं, नजदीक जितना रहिएगा उतना झगड़ा शुरू हो जाएगा, भाई बहन शिकायत शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, yes sir और दूर दूर रहिएगा तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बना रहेगा, फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा। यहाँ फोर्स क्या लगेगा ज्यादा आया कि समझ में कि नहीं। Yes, तो sir। बस यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था यहाँ पे। दूसरा केस में क्या था कि मास अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी हमारा बढ़ जाएगा, और अगर मास को घटा देंगे तो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन घट जाएगा घट जाएगा, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन बेसिकली ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी आप अगर एक यूज कर सकते हैं आप एक शॉर्टकट, ठीक है, कि अगर हम इसको क्या कर दिए घटा देंगे घटा दिए, ठीक है, पहला वाला तो कितना था r, r पहले वाला था r, इसको आधा कर दिए तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ गया बोलो 4 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है। अब यही अगर हम इसको कर देंगे 1/3 टाइम्स तब 9 times Nine decrease, times। 9 times 9 increase। टाइम्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि अगर बढ़ा तो घटा, घटा बढ़ा ठीक है, बात समझ में आ गया। Yes, sir। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो डिस्कस किए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कि हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है
उससे हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले और इससे हम लोग ये सब सारा रिलेशंस को समझे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़े, क्या पढ़े सबसे पहले बोलिए? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी यूनिवर्सल समझ में आया? क्या एक्सप्रेशन निकाले बोलिए? एक्सप्रेशन क्या? G F is equal to G1 m1 G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और m1 क्या है? मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, और m2 क्या है? मास ऑफ द सेकंड बॉडी, और r क्या है? Distance. Very good. अब इससे एक रिलेशन समझें कि दोनों के मास का क्या है ये? डायरेक्टली पर्पस मास Directly बढ़ा देंगे proportional. तो एकदम 100% फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलिए क्या हम लोग सीखे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Proportional. इसका भी हम लोग क्वेश्चंस को देख लिए। अच्छा अब हमको ये बताइए g की वैल्यू क्या थी? 6.67 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, हम लोग एक चीज पढ़े थे, डायमेंशनल फार्मूला। एस सर, ऐसा तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखिए यूनिट क्या है? nm स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। समझ में आ रहा है निधि? क्लियर है? तो बताइए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m minus 1 is t minus 2, m minus 1 एल पर पावर 3 l पर पावर 3 और टी माइनस 2 और t minus 2 ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, वाह, वेरी गुड। कोई भी फोर्स सबका यूनिट न्यूटन सबका यूनिट न्यूटन, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन, न्यूटन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोर से बोलो न्यूटन। वेरी नाइस। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं कि देखिए इसी से हम लोग हमारा क्या था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें कि दूर जितना गए फोर्स उतना कम हो गया और नजदीक जितना आए फोर्स उतना क्या हो गया? बढ़ गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये क्या, कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स। It is अब हम long लोग range क्या force. आते हैं, देखिए अब हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास। एक मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर फोर्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट इट इज वेरी या अगर नहीं रहा तो हम लोग सब हवा में क्या करेंगे? स्विंग स्विंग करेंगे क्योंकि हम लोग को ग्रेविटी क्या करके रखा है? खींच खींच के रखा है हम लोग के अंदर वेट महसूस हो रहा है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण पृथ्वी को खींच के रखा हुआ है सन, किसके कारण? Gravity के कारण। फोर्स ऑफ, इट इज द वीकेस्ट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। नहीं है। एटमॉस्फेयर को खींच के रखने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग को वजन महसूस हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग को एक ग्रेविटी खींच के रखे हुए है, नहीं तो हम लोग हवा में क्या करेंगे? तैरते। स्विंग करेंगे, तैरता हुआ नजर आएंगे। ठीक है, तो इट इज द क्या होगा बोलो? इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यस, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द फोर्स यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर फोर्स। ठीक है, अगर ज्यादा मजबूत रहता तो किसी चीज को भी जब अगर हम उठाते, सपोज दैट ये डस्टर ही हमको उठाते, तो हमको महसूस होता कि कोई चीज क्या कर रहा है? खींच रहा है, लेकिन वैसा तो महसूस नहीं होता। नहीं तो ये अगर वीकेस्ट नहीं रहता तब तो हम लोग को दिक्कत होती बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो विच इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। सेकंड चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। अगर ये फोर्स का बहुत ज्यादा जरूरत है, इट इंपॉर्टेंट। इज लॉन्ग रेंज फोर्स सबसे पहला इट इज मास डिपेंडेंट फोर्स। इट इज मास डिपेंडेंट, इट इज मास डिपेंडेंट फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज, long range फोर्स क्या हुआ? सबसे पहले ये समझिए, मास पर डिपेंड करेगा मास जितना ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ज्यादा ज्यादा। इसलिए सन का मास सबसे ज्यादा है। कितना है? 3 × 10 to the power 10 30 kg। सन का मास जो है कितना है?
3 into 10 to the power 30 kg और अर्थ का जो मास है वो 6 into 10 to the power 24 kg। किसका ज्यादा? सन का। सन का मास ज्यादा है। हाँ। तो इर्द गिर्द कौन घूमेगा? पृथ्वी की सन? सन। नहीं, पृथ्वी घूमेगा। पृथ्वी ने घूमेगा। Yes, sir. ये इसको खींचने का ज्यादा प्रयास करेगा और वो भी फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएगा। और इस केस में होगा क्या कि पृथ्वी चारों तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हुए घूमना शुरू कर देगी। ठीक है। दूसरा मास डिपेंडेंट फोर्स समझ गए? इट इज लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बहुत ही दूरी तक निशाना लगाने वाला फोर्स है। फोर्स है। ठीक है। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या होगा? It is attractive in nature. इट इज अट्रैक्टिव इन इट नेचर। इज अट्रैक्टिव इन Nature. नेचर। मतलब कि ये सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। अपनी तरफ से पुल नहीं कर देगा। ये क्या करता है? Push करता है। खींचता है। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इट इज Conservative force. इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। सुनिए अब क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, समझिए। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स। किसी तरह से भी अगर हम लोग फेंकेंगे किसी भी चीज को तो वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही क्या करेगी? डिपेंड करेगा। वो किसी पाथ पर नहीं कि आप ऐसे फेंके तो वो भी चीज को ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो आज आप लोग क्या क्या चीज सीखे? सबसे पहले बताइए। ग्रेविटेशन। एक स्टूडेंट अंश, चलिए खड़ा होइए, बोलिए क्या सीखे? सबसे पहला पॉइंट Gravitation. ग्रेविटेशन। ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन? यीशु बोलो। व्हाट व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? एवरीबॉडी इन एक्सप्रेशन, फार्मूला। फार्मूला सर। बैठ जाइए। आप बताइए सूरज, ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला? GM1 M2 AR²। बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए आप बताइए नंदनी, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? न्यूटन। वाह वेरी गुड। ताली बजाते जाइए आप। ठीक है। निधि बताइएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? नेट का बोला था मोबाइल देख कर हाथ बढ़ता है। नहीं। चलिए आप बताइए वंदना। 6.67 into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। निशा बोलिएगा। निशा, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल? L per minus Constant. 1 L per q T per minus 2। बहुत अच्छा। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक प्रॉपर्टी बताइए आप। हाँ, ओनली वन। इट इज मास डिपेंडेंट। इट इज कुछ भी बताइए। आपके पास देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। और बताइए कोई। It is the weakest इट force इज in the मास earth. डिपेंडेंट फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए the weakest force. अच्छा एक चीज और बताइए। चलिए बैठ जाइए। क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं खुशी से। चलिए ये डस्टर है और ये आपका एक मोबाइल का कवर है। ठीक है। कुछ भी मास है दोनों के बीच में। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसकी मास, इसकी जो दोनों के बीच की दूरी है वो r है। क्या है? r। हमने इसको इंक्रीज करके कर दिया 4r। तो बताइए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बदलाव होगा? कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा? बता दे सर। हम भी बता देंगे। 4 टाइम्स कर दिए। ठीक है। आप बताइए। हम हाँ। 1/16 टाइम डिक्रीज। वाह वेरी गुड। चलिए इसी तरह से एक टॉपिक का हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है। अब अगला क्लास में दूसरा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसके लिए तब तक आप लोगों को बाय बाय। वीडियो पॉज करो ना।